नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मिशन आरआरबी एनटीपीसी। तो दोस्तों ये क्लास रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन और जेई इन तीनों के लिए सीबीटी 1 के लिए उपयोगी है, जबकि एनटीपीसी के लिए यह क्लास सीबीटी 1 और साथ ही साथ सीबीटी 2 के लिए भी काफी आवश्यक है और बहुत जरूरी भी है। तो दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए सीधी बात नो बकवास हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? बताइए दोस्तों, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल। पीतल क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। बाकी और ऑप्शन को हम देख लेते हैं। एनलिको, एनलिको इसके शब्द से ही जितने भी धातु इसमें यूज होते हैं वो दिखा दिया गया है। जैसे एल, एल एन आई, एन निको, एलनिको। एल मतलब एल्युमिनियम, एन आई मतलब निकल, सीओ मतलब कोबाल्ट। एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिश्र धातु क्या है? एल्निको। ठीक है, अगला क्या है? पीतल तो आपने जान लिया, तांबा और जस्ता का। सोल्डर क्या है? सोल्डर है टीन और लेड का मिश्रण होता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में दो कंपोनेंट्स को या पीसीबी के साथ कंपोनेंट को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कांसा, कांसा बताइए, कांसा किस चीज का मिश्रण? जिंक और टीन का मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एटॉमिक नंबर दिया है और एटॉमिक मास भी दिया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले आप बताइए। चलो ठीक है, निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है वो निकालते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, परमाणु भार को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान को क्या कहेंगे। तो इसमें वो डाउट हो जाता है। हम उस बेसिक लेवल को लेके चलेंगे, हिंदी इंग्लिश को बताते हुए चलेंगे, ताकि किसी को भी कोई डाउट न रहे आज से। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना दे दिया है? ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है एटॉमिक मास 23 है। जो दिया है वो हम लिखते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसका आंसर ला देंगे। देखिए अब कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान हमें 23 दे दिया है, ठीक है दोस्तों, और परमाणु क्रमांक भी दे दिया है 11 है। परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दे दिया है? 11 दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 11 दे दिया है। अब सूत्र क्या होता है? जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक मास को, परमाणु द्रव्यमान को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है? प्रोटॉन है। ये फॉर्मूला होता है, यानी जेड जो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब देखना एक चीज और है, जो एटॉमिक परमाणु क्रमांक है इसे ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को ए से डिनोट करते हैं।
तो एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 11 है। अब इससे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जिस तत्व का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उस तत्व के उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी कक्षा में और उतने ही प्रोटॉन रहेंगे उसकी कक्षा में। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास कहते हैं जो कि 23 दिया है। परमाणु क्रमांकों को एटॉमिक नंबर कहते हैं जो कि 11 दिया है। एटॉमिक मास को जेड से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए दोस्तों, एटॉमिक परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ये तीनों ही बराबर होते हैं। यानी जब ये तीनों बराबर हैं तो एटॉमिक ए बराबर हमें प्रश्न में दे दिया है ए बराबर 11। तो जब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी से कहा कल मैंने अपने दादी की बेटी के एकमात्र भाई से मुलाकात की। ए ने किससे मुलाकात की बताइए दोस्तों। चलिए उसको लगाते हैं। दोस्तों मैं ज्यादा समय आप लोग को इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं, तो इस वजह से हम समय बर्बाद ना करते हुए जिसको इसका जवाब आता है वो अपना जवाब अपने पास रखेंगे, अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मान लो ये ए है, हम इसके पिता को छोड़ देते हैं, इसके दादी को आते हैं। दादी की पुत्री यानी इसकी क्या हो जाएंगी बुआ। ठीक है, बुआ का एकमात्र भाई, मतलब दादी बेटी के एकमात्र भाई, यानी इसका एक ही सिर्फ भाई है, यानी एक ही भाई है, यानी इसके चाचा तो हो नहीं सकते क्योंकि एकमात्र भाई कहने का अर्थ ये है कि उसका सिर्फ एक ही भाई है। तो एक ही भाई कभी चाचा नहीं हो सकता क्योंकि चाचा होने का कंडीशन तभी आता है जब इसके दादी के 2 पुत्र या फिर इसके बुआ के 2 भाई हो। तो दोस्तों ये आदमी पिता हो जाएगा किसका ए का। तो वो ए ने किससे मुलाकात की, तो ए ने अपने पिता से मुलाकात की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताइए। चलिए इसका हम पता करते हैं कि दूसरी संख्या कितनी होगी। इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम बिल्कुल माइंड सेट अपना कर लेंगे कि सवाल बिल्कुल आसान है। जैसे ही आप कहेंगे आपके दिमाग से 40% काम हो चुका है, बचा काम 60% आपका दिमाग, क्योंकि बिना आप दिमाग लगाए कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं सवाल को। इसका सवाल हम लगाते हैं 2 संख्याओं का, मतलब 2 संख्या है जिसका एलसीएम दे दिया है हमें, एलसीएम बराबर हो तो एलसीएम को हम एल लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम एल लिखते हैं, एलसीएम बराबर एल। ठीक है, 2 संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम समापवर्तक के 4 गुना है, यानी एलसीएम बराबर 4 इंटू एच। यहां तक समझना है आपको, एलसीएम 4h के बराबर है, यहां तक समझना है। ठीक, अब कह रहा है कि साथ ही
उन दोनों का योगफल 125 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 125। ठीक है, यहां तक समझना है, बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों यहां देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, एक एलसीएम यानी एलसीएम बराबर होता है 4H, एलसीएम बराबर 4H सवाल में दिया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब जहां एलसीएम है वहां 4H का रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम इस एलसीएम की जगह पे हमने कितना रख दिया 4H। अब इसको जोड़ देंगे, कितना टोटल हो जाएगा 5H। 5H बराबर कितना हो जाएगा 125। यहां तक समझ में आया? ओके, ठीक है। तो H बराबर, H हमेशा याद रखना HCF है, H बराबर 125/5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, यानी HCF कितना हो गया, H बराबर 25 आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जैसे हम HCF निकाले हैं वैसे ही एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे? H बराबर 25, H बराबर 25 हम यहां मान रख देंगे, तो यहां पे 25 इंटू 4 बराबर 100, यानी एलसीएम H बराबर 25 आया था, L बराबर भी, L बराबर कितना आ गया 100, एलसीएम 100, HCF 25। सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू HCF। ये सूत्र होता है यदि दो संख्याओं दिया है, एलसीएम दिया हो, HCF दिया हो। ये सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मिटा दो। ठीक, ये मिटा देता हूं, यहां तक देख लीजिए आप। पहले हमने L मिला, L बराबर 4H था, 4H को हम एलसीएम की जगह पे रख सकते हैं। एलसीएम प्लस HCF 125 दिया था, 4H प्लस H 5H बराबर 125, H बराबर 125/5 बराबर HCF बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब HCF 25 हो गया। अब H का मान हम 25 की जगह पे H का मान हम 25 रख देंगे, तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 100। जब 100 एलसीएम निकल गया दोस्तों, तो फॉर्मूले में हम रख देंगे प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। हाँ, हमें ये भी पता चल गया है, ये भी पता चल गया है, और प्रथम संख्या हमें प्रश्न में दिया है, यदि प्रथम संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमें पता चल जाएगा। यहां मिटा देता हूं, प्रथम संख्या हमें 100 दे दिया है, इनटू दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी संख्या ऐसे ही रख देते हैं। समझना? ठीक है, एलसीएम दिया है 100 और HCF दिया है 25, तो दूसरी संख्या हम आराम से निकाल लेंगे। दूसरी संख्या बराबर 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की वजह से आपको इसकी स्पीड को और तेज करना होगा। दोस्तों मैं समझाने के लिए इसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देता हूं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इसको फास्ट तरीके से करके अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यंजक के योगफल के इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें व्यंजक हमें ये दे दिया गया है, व्यंजक ये है, इसके पावर इतना, 36 के पावर इतना, 73 के पावर इतना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दे करके ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो घबरा जाते हैं और उनके दिमाग में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि इतनी ज्यादा पावर हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो इसको सवाल को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय रहेगा तो बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन समय दोस्तों कभी नहीं आता है। इस वजह से ये सारे सवाल आप
इन सारे सवालों से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सवाल बिल्कुल ही आसान होते हैं। बस आपको सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो कि मैं इस सवाल के लिए आपको दूंगा। यदि 5 की पावर चाहे कितने भी संख्या हो, यदि वो सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि 5 की पावर यदि विषम हो तो उसके इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। ये रूल कहता है, इस वजह से हम यहाँ पे 5 उतार लेंगे प्लस। दोस्तों, अदर संख्या के जो पावर होते हैं उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, और 4 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका शेषफल 4 या 4 से कम ना हो, 0 या 4 से कम ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे पावरों को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, 2 शेषफल आया। तो जो शेषफल आता है ये संख्या भी हट जाती है और ये इकाई के अंक पे ये पावर चढ़ जाता है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, तो 3 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस, यहां से ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये 528 36 के पावर 528 है, इसको भी हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अभी भी ये 4 से इसका पावर कम नहीं हुआ है, तो हम फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 और 8 32, एक शेषफल बच गया। जो एक शेषफल बच गया, ये एक शेषफल 6 के ऊपर आ जाएगा। ये एक शेषफल किसके ऊपर आएगा 6 के ऊपर, और ये हट जाएगा। यानी 6 के पावर 1 यानी 6 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6। तो 5 प्लस 6 11, और 11 6, 11 और 9 20, ये टोटल हो जाएगा जोड़ने पे 20। तो व्यंजक की योगफल आ गया, और योगफल के इकाई का अंक यानी इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को देख करके ज्यादातर लोगों को तकलीफ होती है या सॉल्व करने में परेशानी होती है। ये डिविजिबिलिटी का प्रश्न है, जिसको हम कैसे आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे वो देखिए। डिविजिबिलिटी का प्रश्न है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। कह रहा है कि शेषफल दे दिया है, शेषफल जो होता है, शेषफल दे दिया है कितना 46। ठीक है, और भाजक, उसमें प्रश्न में क्या रहा है, भाजक जो है वो 5 गुना है किसके शेषफल के। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ नहीं, 46 ये जो शेषफल है यहाँ पे रख देंगे। तो 5 इंटू 46, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 230, यानी भाजक कितना हो गया 230। दोस्तों, प्रश्न में ये भी कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल इंटू 10। भागफल हमें पता नहीं है लेकिन भाजक पता है। भाजक कितना है 230 बराबर भागफल इंटू 10। दोस्तों, ये इधर पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 10 इधर आ जाएगा। जब 10 इधर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो भागफल जो आ जाएगा, भागफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 23। तो हमें 3 चीजें पता चल गई, शेषफल पता चल गया, भाजक पता चल गया और भागफल पता चल गया। हमें एक चीज बस पता करना है, वो भी भाज्य। तो भाज्य का सूत्र होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो दोस्तों, भाजक हमें कितना आ गया है 230,
भागफल कितना है 23 और प्लस शेष कितना है 46। दोस्तों 23 का जो वर्ग होता है 23 इंटू 23, तो सॉरी यहाँ पे 23 होगा, तो 23 इंटू 23 बराबर होता है 529 और ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीके से करिए और स्मार्ट तरीके से करिए। अब यहाँ पे गुणा करने लग जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 जोड़ देंगे, 6 और 9 4 13, हाथ में लगा 1 और 2 1 3 और ये 5, ये 5336 आंसर हो जाएगा आपका। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे और कल एक नए जोश, नए उमंग, नए तरंग के साथ हम एनटीपीसी आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।